नमस्कार स्टूडेंट्स और स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में जहां हम उर्वशी बुटालिया की एक बहुत ही ज़रूरी किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस को समझेंगे। ये एक ऐसी किताब है जो इतिहास को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल देती है। का सारा काम उनकी पूरी किताब इसी एक मजबूत विचार पर टिकी है। सोचकर देखिए, जो सरकारी इतिहास होता है वो अक्सर सबसे दर्दनाक कहानियों को दबा देता है, उनके चारों तरफ एक चुप्पी, एक खामोशी बना देता है। लेकिन ये लोगों की अपनी यादें हैं, वो कहानियां जो लोग अपने साथ लेकर चलते हैं, जो इस खामोशी को तोड़ती हैं और सच को सबके सामने लाती हैं। तो बटालिया के इस कमाल के काम को ठीक से समझने के लिए हम इसे इन 6 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके बुनियादी सवाल से और अंत में ये समझेंगे कि आखिर ये दबी हुई आवाज़ें इतनी ज़रूरी क्यों हैं। ये समझ लीजिए हमारा रोड मैप होगा। सबसे पहले बुटालिया का वो बुनियादी सवाल। उनका काम फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का हिस्सा है। ये स्टडीज़ का एक ऐसा फील्ड है जो पुरुष प्रधान ऐतिहासिक कहानियों पर सवाल उठाता है और एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है, आखिर इतिहास लिखने का हक किसे मिलता है। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है हम सब के लिए। वो हमसे कहती हैं कि जब हम 1947 के पार्टीशन यानी विभाजन के बारे में सोचे तो अपनी किताबों से आगे देखें। क्या हो अगर पार्टीशन की असली कहानी नेताओं और सरहदों के बारे में ना हो, बल्कि आम लोगों, उनके दर्द और उनके नुकसान के बारे में हो। और यहीं से हम उस बुनियादी टकराव पर आते हैं जिसके बारे में बटालिया बात करती हैं, सरकारी कहानी और लोगों की गहरी, निजी, इंसानी कहानी के बीच का बड़ा फर्क। देखिए, एक तरफ है हिस्ट्री यानी सरकारी कहानी। इसका पूरा फोकस नेताओं पर होता है, जैसे नेहरू, जिन्ना, इन पर, उनके बीच हुई पॉलिटिकल डील्स पर और सरहदों को खींचने पर। इस कहानी में आज़ादी एक कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ है मेमोरी यानी यादें। ये आम लोगों की कहानी है, घर छूटने की, हिंसा की और गहरे सदमे की। उनके लिए पार्टीशन एक बहुत बड़ी इंसानी नाकामी थी। चलिए अब इस किताब के एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट को समझते हैं, खामोशी या साइलेंस। बटालिया कहती हैं कि खामोशी का मतलब सिर्फ कहानियों का न होना नहीं है, खामोशी अपने आप में एक कहानी है। तो सवाल ये है कि जो लोग इससे गुजरें वो इतने सालों तक चुप क्यों रहे। इसकी कई वजह थीं। सदमा इतना गहरा था कि उन यादों को दोबारा जीना बहुत मुश्किल था। एक बहुत बड़ी शर्म थी, खासकर यौन हिंसा से जुड़ी हुई। जो नए देश बने थे वो आज़ादी का जश्न मनाना चाहते थे, ना कि उसके साथ आई हिंसा का मातम। और अक्सर परिवार का भी बहुत दबाव होता था कि बस भूल जाओ और आगे बढ़ो। और ये हमें बटालिया के सबसे ज़रूरी तर्क पर लाता है कि कैसे पार्टीशन के दौरान औरतों के शरीर हिंसा और नियंत्रण का एक मैदान जंग बन गए थे। हिंसा हर तरफ से हो रही थी। औरतों को दूसरे समुदाय के लोग अपमानित करने के लिए उठा ले जाते थे और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। उनके अपने परिवार वाले उनकी इज्जत बचाने के लिए उनकी हत्या कर देते थे, जिसे ऑनर किलिंग कहते हैं। और यहां तक कि बाद में जो सरकारी रिकवरी प्रोग्राम चलाए गए, उन्होंने भी अक्सर औरतों की अपनी मर्जी और उनके फैसलों को नजरअंदाज कर दिया। औरतों पर इज्जत का कितना बड़ा बोझ था, इसे समझने के लिए बुटालिया एक सच्ची और बहुत ही दुखद घटना का जिक्र करती हैं। तो खालसा गांव में 90 सिख औरतों ने पकड़े जाने, दुष्कर्म और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से बचने के लिए एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये घटना बुटालिया को एक बहुत ही छुभने वाला सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या ये उनका सच में एक फैसला था, या ये उस पितृसत्तात्मक समाज के जबरदस्त दबाव का नतीजा था जो एक औरत की इज्जत को उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती मानता था। तो बुटालिया इन दर्दनाक निजी यादों का इस्तेमाल कैसे करती हैं? वो इन्हें एक विरोध के रूप में देखती हैं, एक शक्तिशाली काउंटर हिस्ट्री के तौर पर। काउंटर हिस्ट्री का मतलब है एक वैकल्पिक इतिहास। ये लोगों की निजी कहानियों और भूली विसरी यादों का इस्तेमाल करके सरकारी, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त इतिहास को सीधे सीधे चुनौती देता है और उन लोगों को आवाज देता है जिन्हें चुप करा दिया गया था। बटालिया कई जोरदार केस स्टडीज पेश करती हैं, जैसे उनके अंकल राणा मामा जो पाकिस्तान में ही रुक गए और इस्लाम अपना लिया, जिससे हिंदू मुस्लिम का सीधा साधा बंटवारा ही टूट जाता है। फिर बीर बहादुर सिंह हैं जिन्होंने अपने पिता को, अपनी बहन को बचाने के लिए मार डालते हुए देखा, जो हिंसा की नैतिक जटिलताओं को सामने लाता है। और थवा खालसा की औरतों की कहानी इस विचार पर ही सवाल उठाती है कि उन्हें शहीद कहकर उनका जश्न मनाना सही है या नहीं। तो इस पूरे काम की देन क्या है? इतने सालों बाद सामने आई ये आवाजें आखिर इतना मायने क्यों रखती हैं? इस किताब का असर बहुत गहरा है। ये मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री को मान्यता देती है। ये साबित करती है कि एहसास और यादें भी ऐतिहासिक तथ्य हैं।
ये जेंडर को केंद्र में रखती है, औरतों के अनुभवों को इस बड़ी ऐतिहासिक घटना के बिल्कुल बीच में लाती है। ये हमें विरोधाभास को स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि पार्टीशन का कोई एक सच नहीं है, और सबसे ज़रूरी, ये आखिरकार उन लोगों को आवाज़ देती है जिनकी आवाज़ दबा दी गई थी। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जो इतिहास आपको पढ़ाया गया है उसमें कौन सी खामोशियां मौजूद हैं और कौन सी कहानियां हैं जो शायद छोड़ दी गई हैं? ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।